मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। आज हम बायोलॉजी का टेस्ट जो लिए थे, उसी टेस्ट के सब क्वेश्चन को एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। आप तमाम बच्चे जो देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हरे पादप प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है? प्यारे बच्चों, पेड़ पौधा 100% सौर ऊर्जा में से मात्र 1% सौर ऊर्जा अपने लिए उपयोग में लाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी 1%। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मैदानी पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो प्यारे बच्चों, मैदानी पारितंत्र में पहला होगा पेड़ पौधा, दूसरा उसको खाने वाला ग्रास हॉपर जिसे टिड्डा कहते हैं, तीसरा मेढक, चौथा सर्प, पांचवा बाज। यानी पहला जो उत्पादक है उसको छोड़ के चलें उपभोक्ता पर, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आपको आता है ग्रास हॉपर, द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक और तृतीयक में आता है कौन? सर्प। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है? सर्प। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो गया? सर्प। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत जैव द्रव्यमान में बदल जाता है? प्यारे बच्चों, इस जैव द्रव्यमान का नियम लिंडेमान महोदय 10% का नियम दिया था। क्या प्रतिशत का? 10% का। यानी आप अगर 100 केजी किसी चीज का उपभोग कर रहे हो तो 10 केजी के बराबर ऊर्जा आपके शरीर में जाएगा। यानी 100% में कितना प्रतिशत? 10%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो गया? बी यानी 10%। अब चले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र हैं? प्यारे बच्चों, पारितंत्र 2 तरह का होगा, एक मानव द्वारा निर्मित होता है, दूसरा प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है। तो बगीचा और खेत, जमीन बहुत सारी है, उसको किसान खेत बनाता है, मेड़ डालकर चारों तरफ से ऐसे कर दिया जाता। तो ये किसान के द्वारा बनाया गया मानव निर्मित है। और बगीचा भी लगाया जाता है, गार्डन, जंगल प्राकृतिक पारितंत्र है। जबकि उसी को एक डेकोरेशन सिस्टम में लगाया जाता है, तब उसको कहते हैं कौन निर्मित? मानव निर्मित। तो बगीचा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र के उदाहरण हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1। अब 5वां क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक, यानी ओजोन परत में जो हरासमेंट हो रही है, उसके परत में जो मतलब उसका अपक्षय जो हो रहा है, धीरे धीरे वो परत पतली होती जा रही है। तो इसके लिए इसका मुख्य जिम्मेवार कारक होगा ऑप्शन नंबर डी है CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ही ओजोन परत का धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है। अब चले क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय? 2 तरह का कचरा होता है, एक होता जैव निम्नीकरणीय, एक होता जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता वैसा कचरा जिसका अपघटन होता हो, जो सड़ गल जाता है। और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का मतलब होता है जो ना गलता है ना सड़ता है, यानी उसका अपघटन संभव नहीं है। तो इसमें आपको वाहित मल ये अनिम्नीकरणीय नहीं है, कागज अनिम्नीकरणीय नहीं है। अनिम्नीकरणीय में क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, DDT। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरी पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? एक बार ध्यान देंगे, पोषीय स्तर पर प्यारे बच्चों, पादप जिसको हम उत्पादक कहते हैं, इसकी गिनती होती है प्राथमिक पोषक स्तर में। तो उत्पादक के बाद उपभोक्ता की बारी होती है, जिसमें आता है शाकाहारी पहला, वो द्वितीयक पोषक स्तर है। उसके बाद आता है मांसाहारी, वो तृतीयक पोषक स्तर के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखेंगे।
खाद्य श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर, तो प्राथमिक पोषी स्तर हो गया हरे पेड़ पौधे, द्वितीयक हो गया शाकाहारी, तृतीयक हो गया मांसाहारी। तो इसमें 7 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मांसाहारी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर, तालाब किस तरह का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब को प्रकृति ने नहीं बनाया, तालाब को मानव बनाया। तो मानव द्वारा जो चीज बनाया जाता है उसका नाम होता है कृत्रिम। तो प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए यानी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला अलग अलग तरह के होते हैं, जंगली आहार श्रृंखला होता है, जलीय आहार श्रृंखला होता है, थलीय आहार श्रृंखला होता है, मैदानी आहार श्रृंखला होती है। तो इसमें से हम चुनेंगे ABCD में से कौन सा इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। पहला है घास, दूसरा मछली, बकरी। अब ध्यान देना है, घास मछली खा सकती है लेकिन बकरी मछली को नहीं खा सकती है, तो यह आहार श्रृंखला नहीं हुआ। ऑप्शन बी पर चलें, बकरी या गाय, गाय बकरी को खा नहीं सकती है। मानव तो गाय को खाता भी है लेकिन गाय बकरी को नहीं खाएगी, तो ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी पर चलें, घास बकरी मानव, बकरी घास खाती है, मानव बकरी को खा जाती है। तो इसका मतलब ये आहार श्रृंखला सही रूप से है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होगा? सी। अब आपको चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर CFC, क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या है? CFC। CFC का पूर्ण रूप है, यहां लिखा हुआ कोलेर फॉलेर कार्बन, इसका ये पूर्ण रूप नहीं है। यहां है चूजर फ्यूअर कार्बन, ये भी नहीं है। यहां है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो CFC का पूर्ण रूप ये है, यानी C मतलब क्लोरो, सही मीनिंग यहां है। F मतलब फ्लोरो, सही मीनिंग है। C मतलब कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC का। तो आप तमाम बच्चे इसको समझ गए होंगे 10 तक। अब 11वां नंबर क्वेश्चन पर चले। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें लिखा हुआ डार्विन, लामार्क, अरस्तु सभी। तो बच्चों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन महोदय दिया था। कौन दिया था? डार्विन महोदय दिया था। तो 11 तक का सॉल्यूशन हो चुका। अब आपको ले चलते हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 में है ऑटोसोम, मानव में ऑटोसोम की संख्या। बच्चों ध्यान से समझेंगे, मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र एक जैसा होता है और 23वां जोड़ा 22 जोड़ा से भिन्न होता है। तो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसको कहते हैं, 22 जोड़ा गुणसूत्र एक रंग होता है, उसका नाम होता है कौन चीज? ऑटोसोम। 23वां जोड़ा गुणसूत्र भिन्न होता है, तो 22 जोड़े गुणसूत्र जो एक जैसा होगा तो उसका नाम होता है कौन चीज? ऑटोसोम। तो इस ऑप्शन में यहां 25 जोड़ी है, यहां 23 जोड़ी है, यहां 11 जोड़ी है, जबकि आंसर होगी 22 जोड़ी यानी 44। तो इसमें से कोई भी ABC ऑप्शन नहीं आया, तो इसका मतलब डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखना 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, पहला है लिंग, दूसरा ऑटोसोम, तीसरा लिंग क्रोमोसोम, चौथा इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों मनुष्य में लिंग निर्धारण का काम सिर्फ लिंग गुणसूत्र करता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आंसर होगा लिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता गुणसूत्र। क्या होगा? गुणसूत्र। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, ओजोन परत पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो प्यारे बच्चों ओजोन परत हमेशा, ओजोन परत का ये है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी, स्ट्रेटोस्फीयर। ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी होता समताप मंडल। तो चलें 15 में, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी गुणसूत्र जो अपने लोग के शरीर में होता है
वो किस चीज से बना होता है, लिखा हुआ प्रोटीन, डीएनए, डीएनए और प्रोटीन, और डी में दिया हुआ ऑल मतलब सभी। तो प्यारे बच्चों, गुणसूत्र दो ही चीज से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के संयोग से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो प्यारे बच्चों, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन महोदय द्वारा लिखा गया है। इन्होंने ही लिखा है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक बनाया। तो इसके राइटर कौन है, डार्विन महोदय। चले अब क्वेश्चन नंबर 17 पर। समजात अंगों का उदाहरण है। पहला है आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, ये नहीं होगा। हमारे दांत और हाथी के दांत, हमारे दांत और कुत्ते के अग्रपात। अग्रपात प्यारे बच्चों, इसमें इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, दांत के जगह यहां होगा हाथ। क्या होगा, हाथ। तो इसका क्या होगा, अग्रपात। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो प्यारे बच्चों, अंग की चर्चा करते हैं। तो अंग में आता है समजात अंग, असमजात अंग और अवशेषी अंग। समजात अंग का एक ही नाम है, और समजात अंग का दूसरा नाम होता है समवृत्ति अंग। कौन अंग, समवृत्ति अंग। तो यहां पर अगर असमजात अंग भी लिखा रहता तो वही होता, समवृत्ति का ही नाम है। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवृत्ति अंग है। यह जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है जो पिछली बार 2024 में पूछा गया है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समवृत्ति अंग। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 14 नहीं 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में, मटर को संकरण के लिए किसने चुना। आपको याद होगा, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने संकरण के लिए सबसे पहले मटर के पौधों को ही चुना। इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रहस्य है। चूंकि मटर के पौधे में फूल स्पष्ट दिखाई देते हैं, मटर के बीज हर एक जगह अवेलेबल होते हैं, वो जगह कम लेता है। मतलब संकरण के लिए मेंडल महोदय, जॉन मेंडल महोदय ने मटर के पौधों को ही चुना। इसका एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है, मेंडल महोदय ने मटर के पौधों को ही क्यों संकरण के लिए चुना। तो इसके पीछे कारण बताया हमने। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा, मटर को संकरण के लिए किसने चुना, जॉन मेंडल। ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेवार कारक, जो पीछे भी क्वेश्चन आ चुका था ये। तो इसका ऑप्शन होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलें। निम्नलिखित में से किसी आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। जस्ट पीछे हमने चर्चा किया, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसी को उल्टा के पूछा गया है, जो किसी आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता, तो क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। प्यारे बच्चों, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। इसका आंसर होगा शरीर का आकार। शरीर का आकार, आंख का रंग, चमड़ी का रंग, बाल की प्रकृति। इसमें संभावना बाल की प्रकृति का भी होता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शरीर का आकार। 23 नंबर के क्वेश्चन में है, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका का विभाजन होता है। याद रखिएगा, लैंगिक जनन में हमेशा कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व हो गया। अब चले हम अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24 है,
क्वेश्चन नंबर 24 है, असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जाता है। अंडाणु के निषेचन को रोका जाता है। प्यारे बच्चों, जब अंडाणु निषेचित हो जाती यानी फर्टिलाइज की क्रिया हो जाती है, जब फर्टिलाइज की क्रिया हो जाएगी तो उस समय लूप काम नहीं करेगा, मुख से नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से अनवांटेड 72 एक केमिकल टैबलेट है जो असुरक्षित यौन संबंध यानी जब फर्टिलाइज की क्रिया हो जाती है तो निषेचन क्रिया के 72 घंटे के अंदर यह टैबलेट आता, अनवांटेड 72 उसी पर दिया है। 24 या 72 घंटे के अंदर फर्टिलाइज के बाद, यदि आप समझ रहे हो अगर फर्टिलाइज हो चुकी है तो 72 घंटे के अंदर अगर यह टैबलेट लिया जाता है तो असुरक्षित यौन संबंध जो हुआ है तो उसमें उस मां के गर्भ में बीजारोपण होने नहीं देगी। यानी अंडाणु और शुक्राणु जो मिलकर जायगोट का निर्माण किया है, यह टैबलेट उसे तोड़कर पुनः मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदल देगी। 25 में किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन कहलाता। यौवनारंभ को इंग्लिश में प्यूबर्टी कहा जाता है। यौवनारंभ का मतलब होता है यौवन की शुरुआत, यौवन जो आरंभ बराबर यौवनारंभ। तो यौवन की शुरुआत किशोरावस्था में जब होती तो होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। यौवनारंभ को इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं। परिभाषा भी हो गई, किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन प्यूबर्टी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? प्यारे बच्चों, जनन दो तरह का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत भी कुछ और 7 प्रकार है जो जिनमें एक मुख्य मुकुलन, मुकुलन मुख्य रूप से हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होती, ईस्ट में मुकुलन विधि से प्रजनन होती है। हाइड्रा में होता क्या, हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा प्रवर्ध निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, मूल शरीर से टूटकर नया शरीर बना लेता है, उसी को कहते हैं मुकुलन। तो जनन में जनक के शरीर से जो कलिका निकलती है वो कैसा है? मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे चले। क्वेश्चन नंबर 27, स्वपरागन किसमें होती है? परागन 2 तरह का होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है और परपरागन को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो स्वपरागन हमेशा जब भी होगी तो उभयलिंगी जीव में होगी। प्यारे बच्चों, लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया, एकलिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी का नाम ही है उभयलिंगी, यानी नर और मादा का एक में ही होना उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाता है। तो स्वपरागन की क्रिया हमेशा किसमें होगी? उभयलिंगी जीव में। स्त्रियों में एमसी के दौरान, प्यारे बच्चों, M.C.M का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल C4 साइकिल, मासिक धर्म, माहवारी धर्म। ये माताओं में, लड़कियों में होती है। स्त्रियों में मेंस क्रिया के दौरान एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर आता है? प्यारे बच्चों, विज्ञान इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 दिन का चक्र माना है। 28 दिन का चक्र माना। यह चक्र एक आध दिन आगे या पीछे होता है। जिन माताओं में, जिन लड़कियों में यह चक्र 28 दिन का होता है। तो प्यारे बच्चों, मान लिया जाए अगर कोई महिला 1 तारीख को मेंस क्रिया से ग्रसित हुई है और पुनः यह 28 तारीख को ऐसा होगा तो बीच वाला दिन 14वां तारीख आता है। यानी इसके बीच वाले दिन यानी 14वें दिन विज्ञान का ऐसा मानना है कि अंडोत्सर्ग का एक टाइम फिक्स होगी। मेंस्ट्रुअल क्रिया के ठीक बीच वाला दिन 14वां दिन होता है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगी। तो ऑप्शन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी, 14वें दिन।
पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। यह कोशिका विज्ञान का डिफिनेशन भी हो गया। यानी जीव विज्ञान के जिस शाखा में पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है तो वैसे विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलें। पुनरुद्भवन की क्रिया की खोज, पुनरुद्भवन की क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जगदीश चंद्र, सीवी रमन, ट्रॉम्बले, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, पुनरुद्भवन क्रिया की खोज ट्रॉम्बले महोदय किया था। पुनरुद्भवन का मतलब तो पुनः उत्पन्न होना, पुनरुद्भवन का मतलब पुनः उत्पन्न होना, किसी जीव की पुनः उत्पत्ति करने का जो ये खोज किया, ये कौन किया? ट्रॉम्बले महोदय। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलें। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, यहां युग्म नहीं दिया हुआ है। युग्मक का मतलब, नर युग्मक का मतलब होता शुक्राणु और युग्म मतलब होता जोड़ा। इस क्वेश्चन में जोड़ा की चर्चा नहीं है, संख्या की चर्चा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। अगर कहीं जोड़ा की चर्चा होती, कितने युग्म होते हैं, तो क्या होता? सी, यानी 23 जोड़ा, उसी का यहां लिखा हुआ संख्या, तो क्या हो गया? 46। क्वेश्चन नंबर 32। अंडाणु निषेचित होती है। प्यारे बच्चों, माताओं के फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु निषेचित होती, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो अंडाणु निषेचित कहां होगी? फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब मतलब नलिका, ट्यूब मतलब नलिका। जब फेलोपियन, अंडाणु का निषेचन स्थल है फेलोपियन ट्यूब, जिसे हिंदी में डिंब वाहिनी कहते हैं। तो अंडाणु निषेचित कहां होगी? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर ए। 33 में, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? अभी हमने पीछे चर्चा किया था, एकलिंगी जीव और उभयलिंगी जीव। उभयलिंगी जीव, इसमें से चुनने कारा कछुआ नर और मादा होता है, मछली में भी नर और मादा होता है, मेढक में भी नर और मादा, मेढक और मेढकी। एक बच गया केंचुआ, केंचुआ एक उभयलिंगी जीव है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। फिर आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। मानव में नर जनन ग्रंथि, मानव में नर जनन ग्रंथि। प्यारे बच्चों, इस पर क्वेश्चन सुने। मानव का नर, मानव में नर और मादा दोनों आता है, मानव में नर और मादा। तो यहां लिखा हुआ है मानव में नर जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि वृषण को कहा जाता है और मादा जनन ग्रंथि अंडाशय को कहा जाता है। तो यहां नर जनन ग्रंथि की चर्चा है, तो क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होगा? वृषण। क्वेश्चन नंबर 35। भ्रूण का विकास कहां होता है? जब फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु शुक्राणु से मिलकर निषेचित हो जाती है, तब वह भ्रूण का निर्माण कर जायगोट बनाता है, और जायगोट बन के वो भ्रूण का निर्माण जब होगा तो वो जाकर कहां? गर्भाशय में पुष्पित और पल्लवित होगी, वही उसका विकास होता है। चूंकि हर मां के गर्भ में गर्भाशय होती है जिसमें बच्चों का विकास होता है। 36। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग होती है। तो नर प्रजनन अंग में पुंकेसर आता है और मादा प्रजनन अंग में स्त्री केसर आता है, जिसको जायांग कहते हैं। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन चीज हो गया? पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद सीधे ले चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 पर, क्वेश्चन नंबर 37। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग? प्यारे बच्चों, पुंकेसर नर भाग हो गया, स्त्री केसर मादा भाग, बीजांड का बाद में। तो क्या कौन सा अंग बनेगा इसमें? अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं? पेड़ पौधों का जनन अंग पुष्प में पाया जाता। पुष्प में स्त्री केसर, पुंकेसर, जाय मतलब वर्तिका, वर्तिकाग्र, सारी चीज उसी पुष्प में अवेलेबल होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? पुष्प।
40। हाइड्रा में प्रजनन की विधि है, हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करती है, और हाइड्रा के जगह अगर यीस्ट रहता तो भी आंसर क्या होता, मुकुलन। चूंकि यीस्ट भी मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करती है, क्वेश्चन में हाइड्रा है तो आंसर क्या हो गया, मुकुलन। अब अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, देखिए उसी क्वेश्चन को फिर उल्टा दिया, यहां हाइड्रा लिखा तो मुकुलन हुआ, और चर्चा की हम यीस्ट का, देखिए यहां मुकुलन लिखा हुआ है, ऑप्शन में हाइड्रा नहीं है, हाइड क्या है ऑप्शन में, यीस्ट, तो यीस्ट में भी मुकुलन द्वारा और हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा। तो 41 का आंसर क्या हो गया, सी। परागकोश में होता है प्यारे बच्चों, परागकोश में परागकण पाया जाता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है, जिसका 42 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 43 में है, क्वेश्चन नंबर 43 में है, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, H2O से, CO2 से, ग्लूकोज से, कोई नहीं। बच्चों प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज भी बनता है, O2 भी बनता है, जल भी बनता है, लेकिन यहां क्वेश्चन है O2 बाहर निकलता है, O2 ना CO2 से निकलेगा ना ग्लूकोज से निकलेगा, निकलेगा किससे, जल से। क्वेश्चन नंबर 6, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। प्यारे बच्चों हम मानव के शरीर में या पेड़ पौधों के शरीर में रासायनिक दूध का काम हार्मोन्स करता है, क्या करता है, हार्मोन्स। तो रासायनिक दूध कहा जाता है, यहां ना पेड़ पौधे की चर्चा ना हम जीवों की चर्चा है, पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होती है और हम जीवों में भी हार्मोन्स होती है, तो हार्मोन्स रासायनिक दूध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस क्वेश्चन में कुछ बातें हैं जिसे ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों इंसुलिन एक हार्मोन से जो लैंगर-हैंस नामक द्वीपिका स्रावित करती है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, ये एंड्रोजन मादा का हार्मोन है, और इसमें ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। प्यारे बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि यही है, बाद बाकी हार्मोन्स है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन की कमी से, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो ही शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो हम मधुमेह नामक बीमारी से ग्रसित होंगे। मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं, इसी को लोग शुगर भी कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, तो 46 का ऑप्शन हो गया सी। 47 नंबर पर चलें। 47, जड़ का अधोगामी वृद्धि होगी, पेड़ पौधों में जड़ें हमेशा गुरुत्वानुवर्तन की तरफ यानी धरती के नीचे की तरफ बढ़ती है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि होगी किस तरफ से, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व के अधीन, पृथ्वी में गुरुत्व बल होती है जो पेड़ पौधों की जड़ों को अपने अंदर की ओर खींचती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण है, ध्यान देंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म प्रकाशानुवर्तन, कैमोट्रोपिज्म रसायनानुवर्तन। तो प्यारे बच्चों बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण कैमोट्रोपिज्म है, जिसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। यह ना जलानुवर्तन है, ना गुरुत्वानुवर्तन है, ना प्रकाशानुवर्तन है, यह क्या है, कैमोट्रोपिज्म रसायनानुवर्तन है। 49, मनुष्य में निषेचन का स्थान है। प्यारे बच्चों मनुष्य की यानी मादा के शरीर में निषेचन वैसे दो तरह का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। हम जीवों में आंतरिक निषेचन होती है, तो मनुष्य में निषेचन का स्थान डिंब वाहिनी है, जिसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। 50 नंबर, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। प्यारे बच्चों बुद्धि और चतुराई का केंद्र ब्रेन का हिस्सा जिसका नाम क्या है, सेरिब्रम। क्या नाम है, सेरिब्रम। तो 50 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब चलें क्वेश्चन नंबर 51 पर। बीपी एवं श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता,
बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी ब्लड प्रेशर। श्वसन गति यानी सांस लेने देने की क्षमता, इस गति का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर और श्वसन गति को नियंत्रित किया जाता है, वो नियंत्रित करके रखता है। 52 में है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? पहला है लॉर्ड बेटिंग, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है मेडुला और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इंसुलिन हार्मोन का खोज लॉर्ड बेटिंग महोदय किया था, लॉर्ड बेटिंग महोदय किया था। तो इस पेज में क्वेश्चन 52 तक था। अब चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 पर 100 क्वेश्चन है, कुछ देर में खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक हार्मोन्स है। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो पेड़ पौधों में वृद्धि करती है, उसके तना में वृद्धि करती है, पत्ता बढ़ाती है, शाखाएं बढ़ाती है, फल को पकाती है। तो यहां क्वेश्चन है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक हार्मोन्स है, उसमें ऑक्सिन भी मदद करती है और जिब्रेलिन्स भी मदद करती है। ऑक्सिन भी और जिब्रेलिन्स भी, इसमें साइटोकाइनिन आता है, एब्सिसिक एसिड आता है, एथिलीन आता है, लेकिन ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स ये दोनों बीज रहित पौधों के उत्पादन में मदद करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर, न्यूरॉन के छोटे छोटे तंतु को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, न्यूरॉन का आकार ताराकार होता है, जिसमें चारों तरफ फुनगी जैसी छोटी छोटी लकीरें होती, जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स को हिंदी में द्रुमिका कही जाती है। यहां लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स मतलब द्रुमिका। ऐसे जो तारानुमा रचना बनी होती है, इसी पर ऐसी रचना बनी होती है, इस तरह की ये डेंड्राइट्स है, जिसको हिंदी में द्रुमिकाएं कहते हैं। ये तंत्र, ये मतलब न्यूरॉन में लगभग 200 द्रुमिकाएं पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, न्यूरॉन के छोटे छोटे तंतु को क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। क्वेश्चन नंबर अगला है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हर एक अंग पर अलग अलग प्रभाव दिखाती है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण पाराथायरॉक्सिन हार्मोन्स करती है। यह हार्मोन्स रिलीज होती है पाराथायराइड ग्रंथि द्वारा। पाराथायराइड ग्रंथि पाराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में बहुमूत्रता, बहुमूत्रता। प्यारे बच्चों, गांव घर में पहले इस बहुमूत्रता को लोग छुलमुत्ती कहता था। छुलमुत्ती मतलब तुरंत तुरंत टॉयलेट जाना। ये एक बीमारी है। वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन्स होती है शरीर में, जिसके बढ़ जाने से या घट जाने से बार बार टॉयलेट आएगा। तो बहुमूत्रता नामक बीमारी वैसोप्रेसिन से होती है। वैसोप्रेसिन एक हार्मोन्स है। मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, थायराइड, कोई नहीं। मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण सेरिबेलम द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण सेरिबेलम द्वारा होता है। कॉपर्स ल्यूटिस से स्रावित हार्मोन्स हैं एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। प्यारे बच्चों, कॉपर्स ल्यूटिस द्वारा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन मतलब जन्म देने वाला। जब मां गर्भ के अंतिम काल में होती है, तो प्यारे बच्चों, उस समय मां के गर्भ से बच्चों को निकलने के लिए उस मां के शरीर में एक हार्मोन्स रिलीज होती है, जिसका नाम होता है ऑक्सीटॉक्सिन। इस हार्मोन्स में खासियत है, यह हार्मोन्स जब बनती है तो मां के शरीर में गुदगुदाहट आती है, जिससे मां अपने गर्भ पर जोर देती है, बच्चा प्रेशर के जरिए बाहर आता है। तो बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? याद रखना है, ऑक्सीटॉक्सिन। अब मैग्नीशियम पाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम पेड़ पौधों के क्लोरोफिल वाले भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए। ग्रहणी किसका भाग है? हमारे शरीर में आहार नाल से संबद्ध ढेर सारी रचनाएं हैं,
जिनमें आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता। नाम छोटी आंत है लेकिन आहारनाल का लंबा भाग है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, जेजुनम, ग्रहणी और इलियम, जिनमें यहां लिखा हुआ ग्रहणी किसका भाग है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। जब हम आप सांस लेते तो सांस के द्वारा जो पदार्थ निकलती है उसमें 2 चीज आता है, CO2 और H2O। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप अगर किसी के चेहरे पर फूंकते तो उसे अनुभव कर देखेंगे तो गर्मी का एहसास होता, CO2 गर्म होता। और आईना पर कभी फूंक कर देखोगे तो आईना पर तुरंत पानी का अंश आता, वही क्या है? H2O, यानी CO2 और H2O। अब क्वेश्चन नंबर 63 है। में है, O2 के श्वसन के दौरान कितना ATP ऊर्जा बनता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, श्वसन के दौरान 38 ATP एनर्जी बनती है। 63 का ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी 38 ATP। O2 के अभाव में, इस क्वेश्चन में कुछ पेच फंसा हुआ, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। 3 चीजें होती है, एक होता O2 के अभाव में, दूसरा होता O2 के अनुपस्थिति में, तीसरा होता O2 के उपस्थिति में। तो ध्यान देना है, जब हमारे शरीर में O2 का अभाव होता है, जब हम आप अचानक कभी दौड़ते तो सांस काफी तेजी से चलने लगता है, तो उस समय सांस पूरा भरपाई नहीं हो पाता, तो अभाव हो जाता है, तो शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जब O2 का अभाव होगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, लेकिन O2 की जब अनुपस्थिति होगी तब जाके इथेनॉल बनता है। तो प्यारे बच्चों, O2 के अभाव में हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनती है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ विसरण विधि द्वारा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हम मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कही जाती है? तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर का की सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होगी? तंत्रिका कोशिका, जिसका नाम क्या होता है? न्यूरॉन। क्या नाम होता? न्यूरॉन। यानी 66 का ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी पेज के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, बड़ी जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है। 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना है। 2 न्यूरॉन डेंड्राइट से आपस में जुड़ती है तो उस जुड़न बिंदु को अंतर्ग्रथन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सिनेप्स कहा जाता है। लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में। 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को, मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतःग्रथन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है। तो प्यारे बच्चों, उत्सर्जन तंत्र से संबद्ध होती है वृक्क की, और वृक्क से होता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, यानी उत्सर्जन तंत्र से इनमें से सभी संबंधित। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 69, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? प्यारे बच्चों, हेट्रोक्राइन ग्रंथि वृषण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वृषण को। रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? तो प्यारे बच्चों, रेजिन चीर का उत्सर्जी पदार्थ है। किसका है? चीर नाम का जो पौधा है वो कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करती है? रेजिन। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है? यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, आमाशय में। प्यारे बच्चों, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसमें होगा? यकृत में। किसमें होगा? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होगा। किसमें होगा? यकृत में। मूत्र में क्या क्या रहता है? मूत्र में
जल रहता, यूरिया रहता, NaCl रहता, यानी मूत्र में ये सब ABC तीनों चीज है। ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑल हो गया। बढ़िया से देखो उस क्वेश्चन को। पादप में उत्सर्जी पदार्थ है, पेड़ पौधों में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ है जिनमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है? पहला गोंद, दूसरा है टेनिन, तीसरा रेजिन, चौथा इनमें से सभी। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पादप में स्पष्ट नहीं किया गया है कि रेजिन होगा। यदि पादप में स्पष्ट नहीं है कि ये पादप कनेल का है या ये पादप आग का है, किसी चीज का स्पष्टीकरण नहीं, तो पादप है तो पादप में गोंद भी होता, टेनिन भी होता, रेजिन भी होता, तो अर्थात क्या होगा? इनमें से सभी। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता। क्या कहा जाता? नेफ्रॉन, जिसे वृक्काणु भी कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहते हैं। तो 74 में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो गया? नेफ्रॉन। 75 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का हिस्सा है जो संबंधित रहती है किससे? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, जबरदस्त क्वेश्चन है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। किससे? इसमें सेटिस्फाइड हुआ? अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है, यानी हीमोग्लोबिन को लाल रंग देने वाला कौन चीज है? हमारे शरीर में लौह तत्व की मात्रा होती है जो हीमोग्लोबिन को कौन सा रंग देती है? लाल। तो वो क्या हो गया? लोहा। क्या हो गया? लोहा। ऑप्शन नंबर ए। हृदय में वैष्णव का शिथिलन। प्यारे बच्चों, हृदय में वैष्णव का शिथिलन भी होता है, और हृदय में वैष्णव का दो चीज होता है, सिकुड़ता भी और फैलता भी है। तो हृदय के वैष्णव का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल। क्या हुआ आंसर? ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन कहां गया वो? रुको एक मिनट, सेलेक्ट करने दो। पीछे कौन सा क्वेश्चन था? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन प्लीहा में होगा। प्लीहा में होगा। इसका क्या होगा आंसर? प्लीहा। क्या होगा? प्लीहा। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन कहां तक पहुंच चुके थे? 75 भी हो गया, 76 भी हो गया, 77 डायस्टॉल होगा। 77 के क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर, हृदय के वैष्णव का शिथिलन क्या कहलाता? डायस्टॉल कहलाता। मतलब मनुष्य का जो बीपी मापा जाता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर बटे एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक में 120, डायस्टोलिक में 80 होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप 120/80 होता है। ऊपर होता है सिस्टोलिक, नीचे होता है डायस्टोलिक, यानी सिस्टोल बटे डायस्टोल। तो प्यारे बच्चों, हृदय के वैष्णव का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का बीपी 120/80 होता है। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी, 7 से 7.8। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम और फ्लोएम पादप के संवहन उत्तकों में मुख्य उत्तक है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तो जाइलम का सिर्फ काम है जल का वहन करना। क्या करना? जल का वहन करना। सी का ए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाए। हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को भेजा जाता है नीले के द्वारा। किसके द्वारा? नीले के द्वारा। तो बच्चों 81 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीले द्वारा। किसके द्वारा? नीले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब? क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है स्फैग्मोमाइनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी।
मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 84 है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। प्यारे बच्चों, जाइलम में नहीं पाई जाएगी, पेरिकार्डियम हृदय का भाग होता है, मनुष्य में, प्लाज्मा में नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, किसमें होगी ये? 84। चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में। मानव हृदय घिरा हुआ है, जाइलम पादप का हिस्सा है, प्लाज्मा रक्त का भाग है, फ्लोएम पादप का है, पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है। रुधिर चाप नियंत्रित करती है, मतलब हमारे आपके शरीर में जो ब्लड बहती है उस चाप को कंट्रोल करने वाली कंट्रोलर मशीन है जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? एड्रीनल द्वारा यह रुधिर चाप को कंट्रोल किया जाता है। 87 वाला क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? प्यारे बच्चों, यानी पेड़ पौधों में रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना, इसको भी कंट्रोल करने वाली पादप में कुछ हिस्सा पाई जाती है, जो कौन सी कोशिका होगी? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका पेड़ पौधों के रंध्र को खुलने और बंद करने पर कंट्रोल करके रखती है। अब चले क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। प्यारे बच्चों, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ध्यान देना है। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। एक प्रश्वास जोड़ एक उच्छ्वास बराबर एक श्वासोच्छ्वास होती है, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों मिला के इसका नाम होता है श्वासोच्छ्वास। क्या नाम होता है? श्वासोच्छ्वास। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, ये गोल्जी काय में नहीं होगी, कोशिका द्रव में नहीं होगी, ये किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 90 है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? प्यारे बच्चों, हमने बताया, आप कभी अचानक ज्यादा परिश्रम वाला काम कर लोगे, अचानक दौड़ लोगे तो आपकी धड़कनें तेज होगी, सांस ज्यादा चाहिए था शरीर को, उतना मिल नहीं पाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जो ही हमारे आपके शरीर में ऑक्सीजन की अभाव होगी तो शरीर तुरंत लैक्टिक अम्ल बनाएगी। लैक्टिक अम्ल शरीर में दर्द का कारण होता है, जिससे मांसपेशियां दर्द करने लगती है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। टूथपेस्ट प्रायः होता है, टूथपेस्ट प्रायः हमेशा क्या होगी? क्षारीय होगी। कभी ब्रश करोगे टूथपेस्ट से और कुला करके जब फेंकोगे तो मुख में हल्का सा नमक का अंश आता है, तो इसलिए क्या है? वो क्षारीय है। क्षार का हल्का सा तीखा आएगा, ये अम्ल खट्टा होता है, नमक का भी अंश होता है उसमें, लेकिन क्षार की मात्रा अधिक होती, इसीलिए टूथपेस्ट प्रायः कैसा होगा? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुरज्जु की रक्षा मेरुदंड द्वारा होती है। किसके द्वारा? मेरुदंड के द्वारा। ये कोशिका द्वारा नहीं होगी, दंड द्वारा नहीं, किसके द्वारा होती है? कशेरुक दंड। किसके दंड द्वारा? इसी को मेरुदंड कहते हैं। मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुक दंड करती है। एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? प्यारे बच्चों, हमारे आपके शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती, जिसमें एक प्रमुख ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो ग्लैंड ढेर सारी हार्मोन्स अलग अलग स्रावित करती है, जिनमें से एक हार्मोन्स बनाती है एडीएच। क्या बनाती है? एडीएच। एडीएच कौन बनाएगी? पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, या इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। 94 का क्वेश्चन है, चीर में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? चीर में पहला है टेनिन, दूसरा है रेजिन। टेनिन, रेजिन, रंध्र कोई नहीं, तो इसमें आंसर क्या होगा? टेनिन। क्या होगा? बी।
चीर में, क्वेश्चन पीछे भी था, ये इसी को उल्टा के पूछा था। तो चीर में कौन सा होता है उत्सर्जी पदार्थ? रेजिन। अब चले रेजिन। 95 नंबर का क्वेश्चन है, WBC का दूसरा नाम। प्यारे बच्चों, ये भी ल्यूकोसेट है, ल्यूकोसाइट है, कार्डियोग्राम है, ये नन है। WBC का दूसरा नाम होता ल्यूकोसाइट। वर्ड पर ध्यान देना है, LEUCOCYT, ल्यूकोसाइट। ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है, ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है। अपने लोग के हार्ट में पेसमेकर होती है, वो पेसमेकर किसका भाग है? ये तंत्रिका उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका के मिलने से बनता है, तंत्रिका कोशिका के मिलने से बनता है। ऐसे नोड तंत्रिका उत्तक है। अब यहां प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, प्लेटलेट्स का ढेर सारा नाम होता है। प्लेटलेट्स का नाम है रक्त पट्टिकाणु, रक्त बिंबाणु, और अंग्रेजी में से कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है? THROMBOCYT, थ्रोम्बोसाइट। तो 97 का क्या होगा? ऑप्शन ए। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? प्यारे बच्चों ध्यान देना, इंसुलिन हार्मोन अपने लोग के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिनमें अहम भूमिका होती है। इंसुलिन एक हार्मोन से जो स्रावित होती है, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये ग्लैंड एक ग्रंथि है जो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन। तो यहां लिखा हुआ लैंगरहैंस की द्वीपिका। 99 नंबर का क्वेश्चन है, यहां न्यूटन ने न्यूरॉन, क्या होगा ये? न्यूरॉन में केंद्रक कहां पाया जाता है? न्यूरॉन का आकार ताराकार होता है, ताराकार वाले भाग जो बीच वाला होता है उसका नाम होता है साइटोन, और साइटोन के मिडल में केंद्रक होती है। तो ऑप्शन यहां दिया होगा, 99 का ऑप्शन क्या होगा? सी। एक क्वेश्चन है लास्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है वसा को पचाना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना नहीं है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। तो इसमें क्या होगा? नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज के 100 क्वेश्चन को आप तमाम बच्चे निश्चित रूप से समझ लिए होंगे। अब इसी तरह से ये लगातार अब वीडियो बनेगा। अब मैं इस क्रियाकलाप से जुड़ चुका हूं। 15 नवंबर से डेली मैथ और साइंस का कुछ ना कुछ पार्ट्स जो परीक्षा के लायक, परीक्षा उपयोगी है बोर्ड के अनुसार, उसी तरह से सेट का एक एक करके हम डेली 1 घंटा 1.5 घंटा करके ऑनलाइन आएंगे। धन्यवाद।